हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम करने वाले लगभग 2 टॉपिक करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और देखो, 1 मिनट मेरी बात सुनना। कल के लिए मैं सॉरी चाहूँगा कि कल मैंने समय निकाल के आपके लिए एक वीडियो बनाया था, लगभग 40 से 45 मिनट का था, और उसमें लगभग 40 क्वेश्चन मैंने रखे थे। सभी क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से थे। तो उसमें एक मैडम ने कमेंट किया था कि आप वीडियो के बीच बीच में एक्सप्लेन करके डिस्टर्ब कर देते हो, कि आप सीधा सीधा आप जो क्वेश्चन लाते हो उनको सीधा सीधा आप बताया करो, एक ऑप्शन जो है केवल। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको मैं 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लाऊं और वो आपको मैं रटवा दूं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपके लिए मैं 10 क्वेश्चन लाऊं वो रटवा दूं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि अगर मैं आपको 40 क्वेश्चन ला रहा हूं तो वो 40 के 40 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से हो। आप 40 क्वेश्चन ना रटो, आप 40 टॉपिक की तरफ देखो उसमें, और उसके बाद भी अलग अलग ऑप्शन होते हैं तो आपके बहुत सारे टॉपिक उससे लिंक हो जाते हैं। तो मैंने ये किया था उसमें केवल, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। अब ज़्यादा मैं एक्सप्लेन, देखो मैं इसीलिए करता हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो वहीं से आते हैं ज़्यादातर। तो जो मैडम ने वो कमेंट किया, तो अगर ऐसी बात होती, काफ़ी समय से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ बीएड के लिए, अगर एक्सप्लेन की बात होती तो मुझे पहले भी कोई ना कोई कमेंट में बोलता कि आप गलत कर रहे हो, आप हर एक जो ऑप्शन होता है उसका एक्सप्लेन कर रहे हो। तो वो गलत नहीं है, इसीलिए कमेंट पहले किसी ने किया नहीं। तो कल कमेंट किया आपने, तो आप एक बार सोचा करो, किसी को कमेंट करने से पहले आप किस लिए कमेंट कर रहे हो। और चैनल पे जाके आप देखो उसमें कि मैंने जो वीडियो डाले उसमें लगभग सभी वीडियो में एक्सप्लेन है। तो अगर वो गलत होता ना, एक्सप्लेन जो मैं करता हूँ, अगर वो गलत होता पहले भी इस तरह के आपके लिए कमेंट आते। चलिए, इन सब के लिए सॉरी। और देखो, अगर कोई भी अगर आपको गलत लगता है वीडियो में, तुरंत आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है दोस्तों। चलिए देखो, आप जैसे आप तैयारी कर रहे तो एक जो मैप है ना, आप एक मैप तो ले लो आप इंडिया के लिए ना पूरा, कि लोकेशन किस स्टेट की कहाँ पे है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं कि आपको आगे भी जाके हेल्प करेगा। और एक ले लो आपका वर्ल्ड का, देखो कहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, कहाँ पे आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, कहाँ पे आपका टुंड्रा प्रदेश हो गया, कहाँ पे आपका ग्रीनलैंड है, कहाँ पे अमेरिका है, कहाँ पे अफ्रीका एंडीज पर्वत का। तो इस तरह के ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, सीधे सीधे बहुत इजी होता है। आप मैप ले लो अपना, और रूम में जहाँ पे आप स्टडी करते हो वहाँ पे ये लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इससे। इसके बाद चलिए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है देखो आपके लिए, यहाँ से हर बार एग्ज़ाम में आता है आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें भी। तो यहाँ पे सबसे पहले जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो जंतु विज्ञान के जो जनक है ये है अरस्तु है इसमें। और जो अरस्तु थे ये सिकंदर के गुरु भी थे। सिकंदर के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ था उसमें। इसमें क्या है देखो, जीवित मृत जानवरों का अध्ययन इसमें किया जाता है जंतु विज्ञान में। और जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक प्रमुख शाखा है ना इसमें। इसके बाद यहाँ पे ऑस्टियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑस्टियोलॉजी क्या है। देखो, ऑस्टियोलॉजी में जो है अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। अस्थि है ना, अस्थि कहते हैं ना, अस्थि हड्डी। तो ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। लिंक करके पढ़ना आप इसमें सभी। इसके बाद यहाँ पे इसमें आगे जोरेंटोलॉजी, जोरेंटोलॉजी है जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। जोरेंटोलॉजी जैसे हो जाएगा जीर्ण या वृद्ध, ऐसे कर लेना इसको लिंक। इसके बाद यहाँ पे आगे विटिकल्चर जो है ये किसमें है, अंगूर से संबंधित है विटिकल्चर, विटिकल्चर। इसके बाद है इसमें आगे ओलेरिकल्चर, तो ये है सब्जी के पौधे का अध्ययन इसमें किया जाता है ओलेरिकल्चर में। इसके बाद अर्बोरिकल्चर, ये क्या है, वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की ये शाखा है अर्बोरिकल्चर। इसके बाद यहाँ पे आगे हर्टिकल्चर, हर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान कहते हैं इसको, है ना, हर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान। इसके अंतर्गत फल फूल साग सब्जी वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि बाग लगाना भी जो है हर्टिकल्चर के अंतर्गत ही इसमें आता है। इसके बाद यहाँ पे आगे कीट संवर्धन यानी कि वृद्धि करना, तो कीटों की संख्या में वृद्धि करना। कीट संवर्धन क्या है, कीटों की संख्या में वृद्धि करने का विज्ञान है। ये जैसे केंचुआ है, देखो केंचुए का जो, जैसे आपका केंचुए का पालन किया जाता है तो उसमें क्या होता है, इसकी वृद्धि करना होता है, जो कि आप इससे खाद बनाई जाती है और ये किसान का मित्र कहलाता है। तो ये क्या किसके अंतर्गत आता है, ये आता है कीट संवर्धन के अंतर्गत।
इसके बाद यहाँ पे आगे सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी में सांप के विषय में जानकारी करना या अध्ययन करना, किस में आएगा? सर्पेटोलॉजी। सर्प है ना, देखो इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है, इसका लिंक करना है, सर्पेटोलॉजी। आपको बहुत सारे नॉर्मल है जो कि बहुत इजी है वो भी देखना है, और कुछ इसमें जो टफ है वो ज़्यादा आपको देखना है इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे जेनेटिक्स, वंशागति या आनुवंशिकता और विचरण से संबंधित है जेनेटिक्स। इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, है ना, उसमें जैसे छिपकली है, छिपकली में कोई गुणसूत्र नहीं होता, 0 होता है, छिपकली में कोई भी गुणसूत्र नहीं होता। मनुष्य में आप जानते हैं कि 23 जोड़ी या 46 होती है गुणसूत्रों की संख्या। अगर एक भी घट जाए या बढ़ जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मंगोलिक जड़ता, या उसमें पागलपन हो जाता है उसमें, यानी कि मेंटल, एक तरीके से मेंटलिटी उसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे पोमोलॉजी, ये फल की खेती, किससे संबंधित है पोमोलॉजी? फल की खेती से। इसके बाद यहाँ पे आगे फ्लोरिकल्चर, इसमें फूलों की खेती, फ्लोरी है ना, फलो है ना, फूल, ये हो जाएगा इसमें फूलों की खेती। इसके बाद यहाँ पे आगे एग्रोनॉमी, ये है फसल की खेती, है ना, इसमें एग्रो। इसके बाद आए आगे यहाँ पे इसमें एग्रोइस्टोलॉजी, एग्रोइस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन, एग्रो है ना, एग्रीकल्चर के अंतर्गत। किसका अध्ययन करेंगे इसमें? घास से संबंधित अध्ययन इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे जनाकिकी, ये क्या है देखो इसमें, यहाँ पे आगे यह जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन। जनाकिकी, जो जनगणना आदि होती है वो सब इसी के अंतर्गत, यानी कि जो आंकड़े होते हैं वो जनाकिकी के अंतर्गत ही आते हैं। अब यहाँ पे देखो जो जनगणना है कि यहाँ पे महिला साक्षरता कितनी है यूपी में या भारत में, पुरुष साक्षरता, इसमें फिर लिंग अनुपात, जो भी आंकड़े थे इसमें कौन सा फिलहाल उच्च में है आपका शिक्षा में, सबसे निम्न पे कौन है, जैसे कि अभी निम्न पे यूपी गया, सबसे उच्च पे हमेशा केरल रहता है। तो ये सभी आंकड़े जो है उसमें देख लेना, जनसंख्या कहाँ पे है, क्षेत्रफल कहाँ पे है, इसमें पूरा देख लेना इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे पारिस्थितिकी विज्ञान, यहाँ पे पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजी, ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये इसमें पर्यावरण का अध्ययन, ये गलत लिखा है यहाँ पे, देखो इसमें पर्यावरण, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है संदेह कर देंगे तो परि प्लस आवरण, इस तरीके से हो जाएगा ना। इसमें ये गलत लिखा था, इसके लिए इग्नोर करना इसको, मैं इसको जो है सही कर दूंगा आगे इसमें नोट्स में। इसके बाद यहाँ पे आगे इम्पोर्टेंट है देखो सेलिनोलॉजी, इसमें क्या होगा देखो, चंद्रमा उत्पत्ति, बनावट या गति से ये संबंधित है, सेलिनोलॉजी इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे बायोमेट्री या जैवमिति, इसमें जीव विज्ञान का अध्ययन, गणित, सांख्यिकी आदि से संबंधित है ये बायोमेट्री या जैवमिति। इसके बाद यहाँ पे आगे ये इम्पोर्टेंट है, ये भी देखो कीमोथेरेपी, तो इसमें क्या होगा, रासायनिक यौगिकों द्वारा इसमें जो है उपचार किया जाता है इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे बायोनिक्स क्या है, इसमें बायोनिक्स है जंतु के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, बायोनिक्स है ना, बायोलॉजी, तो इसमें क्या हो जाएगा, जंतु के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे बायोनोमिक्स जीवधारियों का वातावरण के साथ संबंध है ना इसमें, तो नोमिक्स इसमें है, बायो से में यहाँ पे क्या था निक्स और यहाँ पे नोमिक्स, तो यहाँ पे है संबंध और यहाँ पे इसका हो जाएगा तंत्रिका तंत्र का अध्ययन इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे एपिग्राफी है, इसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है इसमें, या आप इसको कह सकते हैं एक तरीके से एपिग्राफी के अंतर्गत शिलालेख, अभिलेख ये सब आते हैं। जैसे आपका कि सबसे ज़्यादा शिलालेख कहाँ पे पाए गए, कि अशोक के शिलालेख सबसे पहले किसने पढ़ा, जेम्स प्रिसेप ने। तो अलग अलग क्वेश्चन जो है इस पे बनते हैं शिलालेख से संबंधित, वो आता है एपिग्राफी के अंतर्गत, एपिग्राफी। इसके बाद यहाँ पे आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, एंथ्रोपोलॉजी ये क्या है, मानव की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है, मानव से रिलेटेड है। देखो इसमें
इसके बाद यहाँ पे आगे ये क्या है, जाइमोलॉजी। ये है किण्वन या फर्मेंटेशन से संबंधित है, किण्वन है ना इसमें। तो जाइमोलॉजी क्या है, किण्वन से संबंधित या किण्वनों का अध्ययन इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे ये जो है पहले भी कर चुके हैं शायद, नहीं पहले नहीं किया है इसमें, सॉरी एक सेकेंड रुकना। इसमें ये है इसमें आर्थोप्लास्टी। आर्थोप्लास्टी का इसमें ऐसे, आर्थोप्लास्टी ऐसे हो जाएगा, ऑपरेशन में कुल्ले के जोड़ का प्रतिस्थापन इसमें किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे आगे वर्मी कल्चर, इसमें केचुए का पालन किया जाता है। वर्मी कल्चर बहुत बार आ चुका है, ये देखो वर्मी कल्चर, हर्टिकल्चर है ना ये सब। तो वर्मी कल्चर में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा केचुए का पालन इसमें। और जो कीट संवर्धन था वो क्या था, कीटों की संख्या में वृद्धि, जिस तरीके से केचुए का पालन किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे आगे डेंड्रोक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आ चुका है एग्जाम में। डेंड्रोक्नोलॉजी, इसमें पौधे की आयु ज्ञात करने की विधि है डेंड्रोक्नोलॉजी। अब पौधे की आयु ज्ञात कैसे करते, तो वलय के आधार पे करते हैं। वलय क्या होता है, वलय का जो अर्थ होता है वो होता है गोले, है ना इसमें वलय होते हैं गोले, है ना। जैसे आपने देखा होगा कोई आप पेड़ कटता है, मोटा पेड़ होता है तो उसमें आपने इस तरह की आकृति उसमें देखी होगी। जब पेड़ कटता है तो इस तरह की आकृति होती है, तो इसके वलय के आधार पे जो ही उसकी जो है आयु ज्ञात करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, डेंड्रोक्नोलॉजी। इसके बाद यहाँ पे आगे ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें, ए मधु सेरे मछली पीस। ये तीन ऐसे जो कि हर बार बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ए से हो जाएगा एपीकल्चर, किससे संबंधित है, मधु से, है ना। ये एपीकल्चर है मधुमक्खी से, सेरिकल्चर है रेशम से, मछली है पीसिकल्चर से संबंधित। तो इसमें हो जाएगा एपीकल्चर, इसमें मधुमक्खी का पालन, सेरिकल्चर इसमें रेशम से संबंधित है। इसके बाद मछली पालन, ये आ जाएगा पीसिकल्चर के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी ट्रिक है, ए मधु सेरे मछली पीस। इससे काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। इसका ये हो जाएगा, इसका ये और इसका ये, आप इसको लगा के काफ़ी जो है ये क्वेश्चन आप आसानी से एग्ज़ाम में हल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आगे कांकोलॉजी, ये क्या है, मोलस्क का वर्ग, जंतुओं के बाह्य आवरण का इसमें अध्ययन किया जाता है कांकोलॉजी में। इसके बाद यहाँ पे कास्मोलॉजी, कास्मोस आपने सुना होगा, जो डिस्कवरी चैनल पे भी ये शब्द आता है कास्मोस, है ना। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे ब्रह्मांड की संरचना, उत्पत्ति, विकास का अध्ययन इसमें किया जाता है कास्मोलॉजी के अंतर्गत। इकोलॉजी, ये पर्यावरण से संबंधित है ना। इको फ्रेंडली क्या होता है ना, जो पर्यावरण के एक तरीके से कह सकते हैं उससे रिलेटेड है, या उसके आपका जैसे बोले तो पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण के अनुकूल, इको जो आपका ये है इको फ्रेंडली जो होता है। बहुत सारी वस्तुएं होती है इको फ्रेंडली जो कि पर्यावरण के लिए जो है हानिकारक नहीं होती। इसके बाद यहाँ पे आगे टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी या वर्गीकरण, इसमें जंतु पौधे का संरचना गुणों की समानता के आधार पे इसमें जो है किया जाता है टेक्सोनोमी या वर्गीकरण के आधार पे। इसके बाद यहाँ पे आगे ओरोलॉजी, ओरोलॉजी इसमें पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी पर्वत से रिलेटेड, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, उत्तरी अमेरिका में, भारत में या विश्व में कौन सा बड़ा है कौन सा प्राचीन है, वो सब देख लेना उसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे ऑप्थेल्मोलॉजी, इसमें आँख व उसके रोग का अध्ययन किया जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। आ से जैसे आ रहा है ना इसमें, आ से हो जाएगा आँख, है ना, इसमें लिंक कर लेना इसको इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे आगे हो जाएगा एनाटोमी, इसमें जीवधारियों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एनाटोमी, है ना, एनाटोमी के अंतर्गत आंतरिक संरचना का अध्ययन जीवधारी की। इसके बाद यहाँ पे आर्कियोलॉजी, इसमें पुरातत्व विज्ञान से संबंधित है ये आर्कियोलॉजी। अब आर्कियोलॉजी के अंतर्गत जो है हिस्ट्री में देखने को मिलता है, आर्कियोलॉजी अब कहते हैं या पुरातात्विक स्रोत उनको बोलते हैं जो खुदाई के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए आपके शिलालेख है, आपके अभिलेख है, और आपके जैसे सिक्के हैं, है ना, ये सब, और उसमें खुदाई के दौरान बहुत सारी वस्तुएं मिलती है, तो वो सब किसके अंतर्गत आ जाता है, तो वो सब आ जाता है
पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत या आर्कियोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद आपका जो एपिग्राफी था वो था अभिलेख उसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी इसमें भूकंप का कारण, विस्तार और पूर्व अनुमान जो लगाया जाता है वो किससे लगाया जाता है, वो सिस्मोलॉजी से लगाया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे आगे जो है इसमें भूकंप से रिलेटेड देखो, इसमें भूकंप का मापन, तो यहाँ पे और लिख लेना मार्केली स्केल या रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाने से भी जो है ये मापा जाता है, मार्केली स्केल से भी ये मापा जाता है। इसके बाद यहाँ पे ओकोलॉजी। ओकोलॉजी में इसमें जो है कैंसर का अध्ययन इसमें किया जाता है ओकोलॉजी के अंतर्गत। तो ये थी जो है विज्ञान की उपशाखाएं, और आपके एक तरीके से कहे तो बहुत सारे जो आपके अध्ययन थे उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड वो इसमें सब समाहित हुई है। इसके बाद एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है इतिहास का, 1857 की क्रांति। तो कारण क्या थे इसके, तो कारण ये अभी देखो, अभी आप देखते हो इसमें कि चर्बीयुक्त कारतूस, तो ये कारण थे, लेकिन ये भी कारण था, लेकिन इसके पीछे जो 1857 की क्रांति उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। इससे पहले भी कुछ जो जनजातीय आंदोलन हुए, कृषि आंदोलन हुए, अंग्रेजों की जो दोषपूर्ण नीति थी, जैसे आपकी डलहौजी की है ना, जैसे राज्य हड़प नीति, तो बहुत सारे कारण थे इसके पीछे जो 1857 की क्रांति हुई इसमें। लेकिन इसमें यहाँ पे इसके हिसाब से केवल यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट में इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखना इसमें जो है केपी है ना, 1857 के लिए इसमें केपी कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कैनिंग, कैनिंग, और पी से हो जाएगा यहाँ पे पार्मिस्टन है ना। इसमें देखो भारत के लिए ये क्या थे, इसमें अंतिम गवर्नर जनरल थे, और गवर्नर जनरल का जो पद बदल के वो बना दिया था वायसराय का पद। तो सबसे पहले वायसराय कौन बने, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। उसी समय जो 1857 की क्रांति हुई उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, पी से प्रधानमंत्री, पी से हो जाएगा पामिस्टन, तो ये थे इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे देखो इसमें लिखा है इस समय भारत का गवर्नर जनरल अंतिम है ना इसमें, और प्रथम वायसराय कौन थे, तो ये थे लॉर्ड कैनिंग इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे इस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, तो पी से पीएम और पी से हो जाएगा पामिस्टन। इस समय जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया थी, जो 1858 में जो है सम्राज्ञी ये आके बनी, और पूरा जो एक तरीके से कह सकते हैं जो कंपनी का शासन था वो अपने हाथों में इन्होंने ले लिया था। इसके बाद यहाँ पे क्रांति का जो आभास हुआ, ये 1857 की क्रांति का सबसे पहले आभास कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ था बैरकपुर छावनी में। अब बैरकपुर छावनी में कौन थे, तो ये कौन सी थी ये छावनी, ये थी 36वीं वाहिनी, और इसमें थे एक होनहार, ये कह सकते हैं आप इसमें प्रतापी मंगल पांडे, और इन्होंने ही ये लड़ाई छेड़ी सबसे पहले। और इसके बाद इनको जो है वहाँ से हटा के बैरकपुर छावनी से इनको जो है यहाँ पे निर्वासित कर दिया था मेरठ छावनी में। तो मेरठ छावनी में इसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे जो यहाँ पे भी इन्होंने कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों का यहाँ पे आके विरोध किया, और उसके बाद इनको 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। इसके बाद जैसे ही 8 अप्रैल को इनको फांसी दी गई अप्रैल, इसके बाद अगले महीने में 10 मई को 1857 की जो क्रांति है वो स्टार्ट हो चुकी है। कहाँ से, मेरठ से ये शुरू हुई थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि आभास कहाँ पे हुआ, तो आभास जो हुआ था बैरकपुर छावनी में हुआ था, और क्रांति जो शुरू हुई वो हुई मेरठ से। इनको फांसी कब दी गई, 8 अप्रैल को है ना इसमें। इसके बाद यहाँ पे कुछ व्यक्ति है और कुछ स्थान आएंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि इस समय दिल्ली में कौन थे, तो दिल्ली में थे बहादुर शाह जफरदित्ती, ये मुग़ल बादशाह थे, और इनको जो पकड़ के इसके बाद इनको डाल दिया था यंगून, इनकी जो मृत्यु हुई थी यंगून हुई थी, वो जेल में हुई थी, और इन्होंने बोला था कि मरते समय मुझे 2 गज ज़मीन भी जो है नसीब नहीं हुई, कुछ ऐसा इन्होंने, इनका कथन था ये इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे झांसी और ग्वालियर में जो विरोध किया अंग्रेज़ों का, और इनके अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये लड़ी, तो ये झांसी की रानी झांसी और ग्वालियर में थी। और ये किसके साथ इनका युद्ध हुआ था, तो ये थे अंग्रेज़ ह्यूरोज़। कौन थे, ह्यूरोज़।
इसके बाद यहाँ पे आगे बिहार में कौन थे, तो बिहार में थे बाबू कुंवर सिंह, ये जगदीशपुर के थे, इसमें ये जमींदार भी थे, जमींदार या किसान। इसके बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल, लखनऊ में बेगम हजरत महल। इसके बाद यहाँ पे लखनऊ आ रहा है ना, इसमें देखो बेगम हजरत महल में। इसके बाद इलाहाबाद में इला अली, तो ऐसे लिंक कर लेना, इसमें लियाकत अली थे इलाहाबाद में। इसके बाद यहाँ पे कानपुर में थे नाना साहब, कान न से हो जाएगा नाना साहब, कानपुर में कौन थे, नाना साहब। और बरेली में कौन थे, तो ये थे खान बहादुर, वैसे बरेली वैसे हो जाएगा यहाँ पे बहादुर। इसके बाद यहाँ पे आगे इसका जो प्रचार एक तरीके से कह सकते हैं प्रचार और प्रसार किया था क्रांति का, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों ने ऐसा कर दिया था कि एक जो जैसे आपका झांसी में है झांसी की रानी, इसके बाद कानपुर में है, इलाहाबाद में जो ये क्रांतिकारी थे, तो ये एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, एक कमल व चपाती का प्रयोग किया, और ये जो है इसमें कमल का फूल और उसमें क्या थी, रोटी है ना ये इसमें। तो इसके माध्यम से इन्होंने प्रचार प्रसार किया, और किसी को भी नहीं पता चलता था कि ये जो है एक दूसरे से जो है उसमें ये क्रांति को बढ़ा रहे इसमें। तो लगभग यही क्वेश्चन बनेगा कि इसमें इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, किस तरीके से इसको फैलाया गया, तो कमल व चपाती, कमल का फूल और इसमें रोटी। बरेली में बहादुर, कानपुर में नाना साहब, इलाहाबाद में लियाकत अली, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बिहार में कुंवर सिंह, जगदीशपुर के ये बिहार के राजा थे, और झांसी और ग्वालियर में ये थी झांसी की रानी। तो लगभग ये टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद देखो आप मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो आपके लिए कैसा रहा, और देखो अपना जो टॉपिक्स है उस पर आप फोकस करिए। और देखो अगर आप इस टॉपिक को क्लियर करते, ये जो अभी मैंने पहले कराया आपको, अगर आप एक बार इसको लिख लोगे तो हमेशा आपको आगे भी इसको बार बार नई बुक में पढ़ना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा आप उसमें डीप में जा सकते हैं अगर आपकी तैयारी जो है अच्छी हो चुकी होगी उस समय। इसके बाद दोस्तों एक बहुत छोटा सा और टॉपिक है, इसको मैं 3 से 4 मिनट में ही क्लियर कर दूंगा इसको। ये है ज्योग्राफी का, ये है परमाणु ऊर्जा केंद्र। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो परमाणु ऊर्जा जो ये है इसमें, इसका जो जनक है परमाणु ऊर्जा का भारत में, तो ये है होमी जे भाभा है ना इसमें। तो कह सकते हैं इसका जो पूरा नाम है वो क्या था, इसमें अभी मैंने लिखा भी था इसमें, तो होमी जे भाभा है, जे से हो जाएगा जागीर, होमी जहांगीर भाभा इनका जो है पूरा नाम है। इसके बाद यहाँ पे आगे ये जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसको कहते हैं BARC। बार का मुख्यालय कहाँ पे है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना। ये आपसे पूछ ले जाएगा कि बार क्या है, कोयले से संबंधित है, परमाणु ऊर्जा से संबंधित है, या आपका किसी अलग उद्योग से संबंधित, तो ऐसे घुमा फिरा के आपसे पूछ ले जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई महाराष्ट्र में है इसमें। इसके बाद ये जो मैप में है इसको देख लेना, वैसे साफ दिखाई दे रहा होगा, आज क्वालिटी सही है इसकी लगभग। तो यहाँ पे कुछ है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, तो ये जो है हरियाणा यहाँ पे है, हरियाणा। तो हरियाणा में जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है, तो यहाँ पे है गोरखपुर में, सॉरी है ना गोरखपुर, ये इसमें। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो ये है हरियाणा, सॉरी इसमें देखो ननौरा है, ननौरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, यहाँ पे भी परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसके बाद यहाँ पे आगे ये राजस्थान में, रे से राजस्थान, रे से हो जाएगा रावत भाटा, कौन सा है, रावत भाटा है, ये चित्तौड़गढ़ में रावत राजा। तो रावत भाटा जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है कहाँ पे है, तो राजस्थान में, रे से रावत, रे से हो जाएगा इसमें राजस्थान इसमें हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आगे गुजरात में हो जाएगा काकपारा और मीठी वर्दी, इसमें 2 परमाणु ऊर्जा केंद्र है, काकपारा और दूसरा है मीठी वर्दी, इसको लिख लेना, वो इस वैसे आ रही होगी इसमें। इसके बाद यहाँ पे आगे इसमें जो है तारापुर, तारा मारा है ना, महाराष्ट्र में कौन सा है, तो तारापुर है और जैतापुर है। तो ऐसे याद कर लेना, तारा और मारा है ना, महा से हो जाएगा मारा से महाराष्ट्र, और तारा से तारापुर, तारापुर और दूसरा हो जाएगा जैतापुर, ये एक से है। इसके बाद यहाँ पे आगे कैसे हो जाएगा कर्नाटक, और कैसे हो जाएगा यहाँ पे कैगा। तो कैगा आप परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है, तो ये है कर्नाटक में। इसके बाद यहाँ पे आगे तमिलनाडु में ये हो जाएगा कलपक्कम, और या इसमें
कुंडनकुलम, कौन सा हो जाएगा, कुंडनकुलम। इसमें बहुत बड़ा नाम है और तमिलनाडु भी जो है बहुत बड़ा नाम है इसमें, कुंडनकुलम। कैसे यहाँ पे हो जाएगा, इसमें कलपक्कम भी हो जाएगा, देख लेना इसमें। इसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है कोबाड़ा, इसका नाम क्या है, कोबाड़ा, ये इसको कहते हैं श्रीकाकुलम। ये क्या था यहाँ पे, ये कलपक्कम था, यहाँ पे श्रीकाकुलम है। तो आप ऐसा मान लेना, देखो अगर आपके याद नहीं होता, कोबाड़ा है, कबाड़ा तो अंधा है एक तरीके से, तो कह सकते हैं इसको, वो कैसा है, कबाड़ा है इसमें, या आंध्र प्रदेश में कबाड़ा, ठीक है इसमें। इसके बाद यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कौन सा है, तो ये है हरिपुर में इसमें, या पूर्वी मिदनापुर, यहाँ पे भी परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो लगभग आपके कंप्लीट हो गए इसमें। और इसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कौन सा था, अभी हमने पढ़ा है ननोरा, और यहाँ पे देखो कैगा, कैसे कर्नाटक, कैसे हो जाएगा आपका कैगा। तारा महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में, और रावत भाटा राजस्थान में, ननोरा उत्तर प्रदेश में। इसके बाद यहाँ पे आगे भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना, ये 1954 में ट्राम्बे मुंबई में। और यहाँ पे जो है ट्राम्बे जो है यहाँ पे DO2 जिसको कहते हैं भारी जल, ये जो है बनाया जाता है इसमें, इसको तैयार किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे आगे भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण और भारत का द्वितीय परमाणु परीक्षण। देखो यहाँ पे दोनों हुई है राजस्थान में, कहाँ पे हुई है, राजस्थान में हुई है, और दोनों जो स्थान था वो था पोखरण, ठीक है। इसमें आपसे पहला पूछिए राजस्थान और स्थान आपसे पूछे तो हो जाएगा पोखरण, पहला दूसरा वही थे दोनों, है ना इसमें। तो पहला जो हुआ था ये हुआ था 1974 में, और दूसरा 98 में, तो ऐसे याद कर लेना 74 98, है ना इसमें। तो पहला 74 में और दूसरा 98 में, ये आपका हो गया कंप्लीट, बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है। इसके बाद भारत में प्रथम परमाणु ऊर्जा का जनक, वही सॉरी देखो प्रथम नहीं, परमाणु ऊर्जा का जनक होमी जागीर भाभा, और ये हो जाएगा बार्क, हमने पढ़ लिया। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाएगा किस देश ने सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण केंद्र स्थापित किया, यानी कि सर्वप्रथम का मतलब ये पूछ रहा है फर्स्ट। तो फर्स्ट में आपका जो F है, F से क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। तो सीधा सीधा आप बता दोगे इसमें फ्रांस ने स्थापित किया था। इसके बाद ये अभी करंट का क्वेश्चन है, देखो इसमें विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा स्टेशन का जो उद्घाटन किया तैरता हुआ, है ना इसमें, तो ये किसने किया है, ये किया है रूस ने, है ना। तैरता रे आ रहा ना इसमें, तो रे से क्या आप कर दोगे, इसको रूस कर दोगे, तो आप बता सकते हो कि रूस ने तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा स्टेशन का उद्घाटन किया है। अगर आपसे पूछूं मैं कि फर्स्ट, तो आप बता दो कि F से हो जाएगा, फर्स्ट में F आता है तो आप फ्रांस बोलोगे। आपसे मैं कहूँ कि तैरता हुआ, रे से हो जाएगा रूस। तो ये पहले भी आपके एग्जाम में आ चुके हैं, करंट का क्वेश्चन है ये, देखो इसमें तैरता हुआ। भारत के बारे में आपको पता चल गया। इसके बाद यहाँ पे आगे चेरनोबिल दुर्घटना, ये यूक्रेन में हुई थी या पूर्वी सोवियत संघ, ये हुई थी 1996 में, है ना इसमें। ये अणुशक्ति जो ग्रह थे उसमें या रेडियोधर्मी तत्वों का इसमें जो है रिसाव हुआ था, रेडियोधर्मी तत्वों का रिसाव। चेरनोबिल दुर्घटना या आपसे पूछ ली जाएगी MIC मिथाइल आइसोसाइनेट की घटना, जो MIC है ना वो मध्य प्रदेश भोपाल में हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ लिया जा सकता है कि आपके रेडियोधर्मी तत्व कौन कौन से हैं, तो यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, ट्रिटियम है और आपका स्ट्रिटियम है ना, ये सब। इसमें आपको पता है कि यूरेनियम कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, और भारत में जो यूरेनियम आता है वो ऑस्ट्रेलिया से भी आता है, कनाडा से भी आता है, तो अलग अलग देशों से आता है। इसके बाद यहाँ पे आगे जो थोरियम है, यहाँ पे मैंने थोरियम नहीं लिखा, देखो इसमें भारत में जो है सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है थोरियम, लेकिन थोरियम इतना महंगा नहीं होता, सबसे ज़्यादा जो महंगा होता है वो होता है यूरेनियम। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है इसको, यूरेनियम को कहते हैं पीला केक, क्या कहते हैं, पीला केक, और ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इराक, ईरान में जो है इसमें मिलता है। अब आगे यहाँ पे विमंदक के रूप में प्रयोग होता है, क्या होता है विमंदक के रूप में प्रयोग, तो ये होता है ग्रेफाइट की छड़ें होती है और भारी जल होता है जिसको कहते हैं D2O या गुरु जल, है ना इसमें ये सब। तो आपके लगभग ये टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी।
टॉपिक क्लियर कर लेना, आप इसमें लिख लेना इसमें। और ये जो पीडीएफ है ना, देखो ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप हेल्प ले लेना। लेकिन आप वीडियो देखते होगे, वीडियो देखते देखते ही आपका कंप्लीट याद हो जाता होगा। और अपना फीडबैक ज़रूर दे आज कमेंट करके। सभी भाई बहनों से मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप फीडबैक दे इस वीडियो के बारे में। और अगर आपको कोई कमी लगती है तो मुझे ज़रूर बताइए। अगर कोई आपको इसमें अच्छा लगता है तो भी आप ज़रूर बताइए इसमें।